हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए क्वेश्चन पेपर, जो कि सब्जेक्ट है भूगोल यानी ज्योग्राफी, है ना। आज हम लोग इस ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्यूशन करेंगे। जो भी बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, पूरी तरह से ध्यान से देखना आप लोग इस क्लास को, ठीक है। और काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 2025 का एग्जाम का डेट भी फिक्स नहीं हुआ और क्वेश्चन पेपर कहां से आ गया। तो आपकी जानकारी के बताते हैं, ये क्वेश्चन पेपर काफी अनुभवी टीचरों के द्वारा बनाया गया है, तैयार किया गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके लिए सेलेक्ट किया गया है, और मैं गारंटी कहता हूं कि आज इस क्वेश्चन पेपर को आपने पूरा कर लिया है तो 100% चांस है कि आपको यहीं से सारे क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरी क्लास को अटेंड करना है और फिर बताना है आपने इस पेपर में से कितने क्वेश्चन को आप लोग सॉल्यूशन कर पाए, कितने क्वेश्चन को आप लोग बना पाए, ठीक है। काफी सारे बच्चे हैं जो कि काफी एक्सपर्ट भी होंगे, सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बना भी ले, लेकिन कुछ बच्चे नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पूरी ईमानदारी के साथ अंत तक देखना है और बताना है आपने इस पेपर में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अगर 100% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मैं गारंटी करता हूँ आप ज्योग्राफी में पूरे के पूरे 100% मार्क्स लेकर के आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी आप लोग को इन्फॉर्मेशन पता होगा, जो 70 है हम लोग का वो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है, और जो 20 है जिसमें आप लोग को जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, और जो 6 है जिसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। सब में से आपको 50% क्वेश्चन का ही आंसर देना है, मतलब 70 में से 35 का आंसर देना है, 20 में से 10 का और 6 में से 3 का। ये तो बिहार बोर्ड का पैटर्न है। बाकी अगर आप लोग अदर बोर्ड से हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी बेस्ड है, तो लगभग सारे बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस क्लास को आप लोग लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से काफी फायदा उठा सके, या फिर क्या कहते हैं उसका भी मदद उसको भी मदद मिल सके। क्लियर। तो आप लोग इस क्लास को जो जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे। और बाकी जो बच्चे एडमिशन आप लोग अभी तक नहीं किए, देर किस बात की कर रहे हैं, काफी डिस्काउंट दी जा रही है। दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके एडमिशन कर लीजिए, जहां पे आपको पूरे साल सारे सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से तैयारी कराएगी। लाइव क्लास, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन, हर एक चीज आपको जो है दी जाने वाली है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से कोर्स, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन कह रखा है, नागपुर योजना संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है नागपुर योजना। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो नागपुर योजना है इसके तहत जो है सड़क को अधिक से अधिक बनाने का मतलब प्रोत्साहन किया गया था कि अधिक से अधिक सड़क बनाना है, ठीक है। तो नागपुर परियोजना के तहत जो है सड़क को बढ़ावा मिला, यानी अधिक से अधिक जो है जगह पे सड़क बनाया गया। तो ये जो है सड़क परिवहन से संबंधित जाएगा। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट जाएगा। सारे क्वेश्चन बताने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए। क्या आपने 25 क्वेश्चन बता पाया, 60 बता पाया, या 70 में से 70 बता पाया, ठीक है। सारे जो है बनाने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि आप अपने आप को जांच कर पाएंगे कि मेरी तैयारी कितनी है और बच्चे तैयारी कितनी है और बच्चे कितने आंसर दे रखे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा हम लोग को, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक है। जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे एनएच होता है उसी तरह जलमार्ग में भी होता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग की जो है संख्या 1 जो है ना, जिस तरह एनएच 44 जो है पूरे अभी भारत की सबसे लंबी सड़क है। हालांकि पहले जो ये NH7 के नाम से आना था, NH7 जो कि सबसे लंबी थी, लेकिन अभी NH44 है। उसी तरह जो है जल परिवहन में भी रास्ता मार्ग होता है ना। तो ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है, ठीक है, ये इसका विस्तार जो कहां से कहां है तो आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। कहां से कहां तक है, इलाहाबाद से हल्दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का जितने बच्चे आंसर ए पे लगा रहे हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, हजीरा जो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ पाइपलाइन का हजीरा जो है, हजीरा वो कहां अवस्थित है, ठीक है। एक तो HVJ नाम से पाइपलाइन है ना, उसमें एक जगह है हजीरा, उसी के नाम से रखा गया है। आपको ये बताना है कि ये हजीरा जगह है आखिर कहां पे। तो आप सभी को पता होना चाहिए, हजीरा जो पाइपलाइन है ये गुजरात की जगह है हजीरा। तो हम लोग को जो लगाना है ऑप्शन सी, गुजरात में है। ये कहां पे है, गुजरात में एक जगह का नाम है हजीरा, और उसी के नाम से रखा गया हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, है ना। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ पाइपलाइन, है ना। तो इसका हजीरा आपका गुजरात, आंसर सी पे हम लोग को राइट करना है। आगे देखिएगा, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। चलो फटाफट से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पूछिए आप लोग, कोंकण
रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो आप लोग गोवा में बिल्कुल है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन गुजरात में जो है कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है। आंसर इस क्वेश्चन का हम लोग को ए पे राइट लगाना है। 4 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा रहा हूं बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। देखो क्वेश्चन 5 का हम लोग को भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता होना चाहिए। भारतीय रेलवे के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हिस्ट्री में पूछाते हैं, पॉलिटिकल में पूछाते हैं, और ये तो ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो भारत में जो है रेलवे की शुरुआत जो होती है वो 1853 को होती है। कब होती है? 1853 को होती है। जो पहली रेल है वो 34 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर चलती है? 34 किलोमीटर जो है पहली रेल चलती है। कहां से कहां चलती है? तो मुंबई से थाने के बीच में चलती है। ठीक है, कहां से कहां चलती है? तो मुंबई से थाने के बीच में चलती है पहली रेल। क्लियर? अब आपको पूछेगा कि पूरे विश्व में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो पूरे विश्व में सबसे पहले जो 1825 को चली थी। ठीक है, ये कहां पे चली थी? तो लंदन में चली थी। कहां पे चली थी? तो लंदन में जो है सबसे पहली रेल चली थी 1825 को। अपना बिहार में कब रेल चली? तो अपना बिहार में 1860 को रेल चली थी। कब? 1860 को बिहार में रेल चली थी। भारत में 1853 को 34 किलोमीटर मुंबई से थाने, विश्व में 1825 को लंदन में, और बिहार में 1860 को। हो सकता है आपको रेलवे संबंधित ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, इनसेट का संबंध जो है वो किससे है? इनसेट आप सभी को पता होना चाहिए, बताओ फटाफट से, इनसेट का संबंध किससे है? खूब लोग प्रदूषण से नहीं है, सर्वेक्षण से नहीं है, वायु परिवहन ये भी नहीं है। इनसेट जो है एक उपग्रह संचार है, सैटेलाइट का है। ठीक है, इनसेट क्या है? एक तरह का सैटेलाइट है। ठीक है, तो इनसेट का संबंध जो है सैटेलाइट संचार से है। तो आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे लगाना, उपग्रह संचार। जितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूछ रखा हम लोग को, भारत का सबसे बड़ा पत्तन जो है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पत्तन, पत्तन तो आप लोग समझते हो ना, पत्तन जहां पे जहाज जाके रुकते हैं उसको बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है पत्थर, एक होता है पोतासर है। पत्तन क्या होता है? एक तरह का स्टेशन होता है, और पोतासर क्या होता है? यानी कोई मतलब गोला सा घेरा रहता है जहां पे समुद्र में जिसकी लहर जो है वहां पे कम होती है, और जहाज वहां करके रुकते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं। देखते हैं आप लोग बीच समुद्र में कितनी लहर होती है, जहाज एकदम अप डाउन करते रहता है। लेकिन कुछ ऐसे घेराव होते हैं और मतलब पानी की लहर को थोड़ा सा रोक दिया जाता है, उसको पोतासर कहते हैं। लेकिन जब जहाज फाइनली एक जमीन के कक्ष पे आती है, जमीन के पास आती है जहां पे लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, उसको पत्तन कहते हैं। ठीक है, मान लो आपने एक ये समुद्र है पूरा, है ना, ये मान लो पूरा क्या है? समुद्र है। ठीक है, अब जहाज यहाँ पे रहेगा ना, तो क्या होगा? जहाज यहाँ पे रहेगा तो पूरा जो है जहाज मतलब पूरा पानी में मतलब उछलेगा ये। ठीक है, लेकिन यही जहाज अगर इस समुद्र से किनारे पे आकर के एक इस प्रकार से इसको घेरा बना करके, यहाँ पे भी समुद्र है, लेकिन इस समुद्र इलाके में क्या होगा? ये जहाज जब यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे इतना इसका फर्क नहीं पड़ेगा, इस जहाज का यहाँ पे क्या होगा? इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यही बीच समुद्र में रहेगा तो इसको बहुत ज्यादा अप डाउन करना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पे, जब क्यों? क्योंकि एक तरह जमीन से स्थल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा? लहर उसकी कम हो जाएगी। लेकिन बीच में रहेगा तो उसकी लहर ज्यादा होगी, तो इसको हम समुद्र कहते हैं। लेकिन जब ये लहर की कम होगी, ये जो स्थलीय भाग के नजदीक आ गया घेराव में, इसको कहते हैं पोताश्रय। लेकिन ये स्थल से जब टच हो जाता है एक स्टेशन के रूप में, इसको कहते हैं पत्तन। क्लियर है? तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है सब्जेक्ट है पत्तन और पोताश्रय में अंतर क्या है, तो आपको समझ जाना है। ये पूरा समुद्र है, समुद्र के एक गोलाकार भाग में अगर जहां पे जो पानी लहर है उसकी जो है आगमन थोड़ा कम हो, यानी इसका प्रेशर थोड़ा कम पड़े, इसको कहते हैं पोताश्रय। और पोताश्रय के बगल में जमीन से लगा हुआ स्टेशन बनाया जाता है जिसको कहते हैं पत्तन। क्लियर है? याद रहेगा आप लोग को, पोताश्रय, पत्तन और समुद्र। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है, राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, वो कहां पे है? चलो राउरकेला बताओ फटाफट से। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो अवस्थित है, झारखंड में नहीं है, झारखंड में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, ओडिशा में है। कहां पे? राउरकेला आपको पता होगा, ओडिशा में है। आंसर इस क्वेश्चन का सी पे राइट करना। जितने बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, क्योंकि राउरकेला जो जगह है वो ओडिशा में है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, टाटा लौह इस्पात संयंत्र जो कहां स्थित है? सभी को पता होगा, जो टाटा है, टाटा कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 को हुई थी। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था, और ये जमशेदपुर में है। ठीक है, कहां पे है? जमशेदपुर में। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है। टाटा जो कि सॉरी, जो कि भारत की सबसे बड़ी लौह उद्योग थी, टाटा 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्योग थी क्या? अभी भी भारत की सबसे बड़ी कंपनी में गिनी आती है टाटा। ठीक है, तो ये कहां पे है? जमशेदपुर। ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट करना है। चलिए आगे देखिएगा,
भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कानपुर, अहमदाबाद, लखनऊ या फिर इंदौर। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग क्या लगाओगे? भारत का मैनचेस्टर। चलो देखो, भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन सी पे राइट करना है। क्लियर? चलो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कराएंगे। ट्राम्बे जो है, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। बताओ फटाफट से। क्वेश्चन 11 का आंसर आप लोग क्या लगाओगे? जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं। देखो, ट्राम्बे औद्योगिक पूछे तो आप लोग को महाराष्ट्र लगाना है। कहां लगा देना है? महाराष्ट्र। जितने बच्चे आंसर बी लगा रहे हो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन 12 पूछ रखा हम लोग को, नई औद्योगिक नीति लागू जो की गई थी वो कब लागू की गई थी? बताओ फटाफट से। नई औद्योगिक नीति, चलो पता होगा सभी को। नई औद्योगिक नीति के तहत जो है भारत की अर्थव्यवस्था को विशेष ध्यान दिया गया। यानी भारत जो है पुरानी औद्योगिक नीति पे चल रहा था, जिसको जो है उसमें अर्थव्यवस्था में इतनी सुधार नहीं आ रही थी और एक टाइम पे आकर के भारत क्या होगा, एकदम कर्ज में डूब गए थे। लेकिन नई आर्थिक नीति से क्या किया, पूरे मतलब देश को जो है देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया और विदेश के जितने भी बाहर के देश थे उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया कि आप हमारे देश में आकर के व्यापार कर सकते हैं और हमारे देश के साथ में जो है कंपनी वगैरह खोल सकते हैं। इससे क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था में अचानक से क्या हो गया, एकदम बढ़ोतरी मिल गया। ठीक है, तो ये जो नई, इसको कहते हैं नई औद्योगिक नीति, और ये जो शुरुआत की गई थी 1991 में। कब शुरू की गई थी? 1991 को। ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। जितने बच्चे आंसर सी लगाए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बाहरी कंपनी आएंगे, बाहरी विदेश से लोग आएंगे व्यापार करने, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश को और तरक्की मिलेगा। ठीक है, तो ये शुरू की गई थी 1991। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट करना है। कह रहा हम लोग को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? देखो, ये पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आते हैं। पंचवर्षीय योजना से संबंधित, पंचवर्षीय योजना जो है हर एक का जो है 5 साल के लिए प्लान होता था। पहले जो है स्टार्टिंग जो हुई थी पंचवर्षीय योजना 1951 से हुई थी। कब से हुई थी? 1951 से हुई थी। इसके तहत क्या होता था कि जो आगे अगले 5 साल में हम लोग को क्या करना है, सरकार जो है फिक्स करती थी। कुछ कुछ मुद्दे को लेती थी जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो समाज के लिए और लोगों के लिए जो मतलब ज्यादा उसमें लोग जो है ध्यान दे रहे हैं कि ये चीज होना चाहिए। उन सारे मुद्दे को लिया और फिक्स किया कि हमको अगले 5 साल में अपने देश के लिए क्या करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना गठन होता था और उस गठन में जो है एक एक मुद्दे को जोड़ा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों के कार्यक्रम के विकास की ओर बात कही गई थी। चलो बताओ 13 का आप लोग क्या लगाओगे? चलो 13 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग को लगाना है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था उसमें जो कहा गया था जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें विकास किया जाना चाहिए। जो पर्वतीय क्षेत्र में लोग मतलब कई सारी मुसीबतें देखने को मिलती है, पानी से लेकर के, रहने से लेकर और क्या कहते हैं व्यापार वगैरह से लेकर के, तो उन सबको जो थोड़ा सा बढ़ावा देना है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये टारगेट, ये एम बनाया गया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रखा हम लोग को, नीति आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? चलो, नीति आयोग यानी योजना आयोग को भंग करके बनाया गया था एक नीति आयोग। योजना आयोग को जो है भंग किया गया था 2014 को। ये कब भंग किया गया था? 2014 को जो है योजना आयोग को खलास कर दिया, भंग कर दिया। भंग करने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी, यानी मान लो एनएम। ठीक है, ये भंग किए और जो लाया नया जो लागू किया वो 2015 को 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को एक नया योजना लागू किया जिसका नाम पड़ा नीति आयोग। ठीक है, क्या पड़ा नाम? नीति आयोग। पहले था योजना आयोग, इसको भंग किया 2014 को, नया योजना क्या लाया? नीति आयोग। दूसरा का नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 हम लोग को लगाना है। ऑप्शन डी पे राइट करना, जिसमें डी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पूछता कभी कभी जो नीति आयोग है ये क्या संवैधानिक है? तो बोलोगे नहीं, ये गैर संवैधानिक है। नीति आयोग जो है किस प्रकार की मतलब आयोग है? तो बोलेंगे गैर संवैधानिक आयोग है। क्लियर, ये संविधान के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रखा हम लोग को, विकास का केंद्र बिंदु जो है वो क्या है? विकास का केंद्र बिंदु क्या हो सकता है? देखो ध्यान से, 15 का आप लोग क्या आंसर लगाओगे? जल्दी से बताओ। विकास का केंद्र बिंदु संसाधनों तक पहुंच। बोलोगे बिल्कुल, संसाधन तक अगर पहुंचेंगे हमको अधिक से अधिक संसाधन मिलेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी देश या क्षेत्र विकास जरूर करेगा। शिक्षा, ये तो सबसे मेन इंपोर्टेंट है, बिना शिक्षा के तो विकास संभव है ही नहीं, तो शिक्षा भी काफी जरूरी है। स्वस्थ है, अगर बीमार हो जाएंगे तो फिर शिक्षा का क्या मतलब है ना? तो ये सारी चीजें जरूरी है, तभी तो हमारा देश विकास करेगा। तो आंसर हम लोग को डी पे राइट करना है। अगर किसी को विकास करना है तो जो उसके सामने जो संसाधन है उसको अधिक से अधिक इस्तेमाल करना, उन संसाधनों का सही उपयोग करना और शिक्षा ग्रहण करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना, तब हम जो है विकास कर सकते हैं, चाहे अपने फैमिली में हो, अपने परिवार हो या फिर अपने देश हो, हर एक चीज का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रखा हम लोग को,
क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग को पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे आपको महादेश पूछ रखा है, तो कभी कभी आपको महादेश की जगह सॉरी महाद्वीप पूछ रखा है, तो महाद्वीप की जगह आपको महादेश भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? महादेश पूछा जा सकता है। और फिर कभी कभी जो है सिर्फ और सिर्फ देश भी पूछा जा सकता है। तो आपको महाद्वीप पूछे, महादेश पूछे, तो आपको लगा देना है एशिया। क्या लगा देना है? एशिया। ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। अच्छा, जब देश पूछे तो देश में आपको लगा देना है चीन। क्या लगाना है? चीन लगाना है। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, अब जो आपको चीन नहीं लगाना है, अब आपको लगाना है भारत। क्या लगाना है? भारत। क्यों भारत लगाना है? क्योंकि 2021 में जो जनसंख्या होगी, सॉरी 2023 में जो जनसंख्या होगी, जनगणना होगी, इसमें से जो भारत जो है वो नंबर 1 पे आ गया। भारत क्या आ गया? नंबर 1 पे आ गया, पहले नंबर 2 पे था। तो हम लोग को यहाँ पे पूछ रखा महाद्वीप एशिया लगाना है, महादेश पूछे तो भी ऐसे लगाना है। अगर आपको देश पूछे तो भारत लगाना है, ना कि चीन लगाना है। इससे पहले चीन था, लेकिन अब भारत बन गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन इस प्रकार से गया। लेकिन यहाँ पे वृद्धि के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ दर पूछ ले। क्या पूछे? यहाँ पे ध्यान देना आप लोग को, निम्नलिखित किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो वृद्धि दर जैसे पूछेगा तो आपका आंसर आ जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा आपका आंसर? अफ्रीका। ठीक है, वृद्धि दर पूछेगा तो अफ्रीका। अच्छा, अब यहाँ पे वृद्धि दर वाला महादेश या फिर आप महाद्वीप या फिर महादेश हो सकता है। ठीक है, जो भी पूछे तो आपको अफ्रीका लगना है। लेकिन अगर आपको देश पूछे तो यहीं पे आपको देश पूछे तो आपको देश में लगा देना है यमन। क्या लगाना है? यमन। तो सबसे अधिक वृद्धि दर वाला देश, सबसे अधिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश यमन हो जाएगा। और सबसे अधिक वृद्धि दर वाला महादेश अफ्रीका हो जाएगा, या फिर महाद्वीप अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। कभी कभी आपको जनसंख्या पूछ सकता है डायरेक्ट कि सबसे अधिक जनसंख्या कौन से देश का है, तो भारत का। सबसे अधिक जनसंख्या जो है कौन से महादेश का है, तो एशिया का। क्लियर है, ये सब कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों को कंफ्यूज बहुत ज्यादा करेगा सब क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित देश में किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। लिंग अनुपात सर्वाधिक कहने का मतलब लड़कियों की संख्या अधिक है। लिंग अनुपात में मैंने क्या देखा था, प्रति 1000 पुरुष में, यानी 1000 पुरुष है, उसमें जो है लड़की की संख्या कितनी है। लड़की की संख्या यानी यहाँ पे जो है मेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मेल है, यहाँ पे फीमेल है। यानी प्रति 1000 पुरुष में लड़की की संख्या कितनी है, उसी को कहते हैं लिंग अनुपात। अगर लड़की की संख्या ज्यादा है तो लिंग अनुपात ज्यादा है, लड़की की संख्या कम है तो लिंग अनुपात कम है। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह नहीं है, कुछ कुछ देश में उल्टा है। कुछ कुछ देश में जो लड़कियों पे लड़का को गिनाता है, जैसे यहाँ पे प्रति 1000 लड़कों पे लड़की को संख्या गिनते हैं, उसी प्रकार कुछ कुछ देश में क्या है, प्रति 1000 लड़कियों पे लड़कों की संख्या को गिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। यानी 1000 पुरुष में से लड़की की संख्या ज्यादा है, वो कौन से देश है? जापान, चीन, फ्रांस। बताओ यहाँ पे, तो आप सभी को पता होगा, हमने बताया था। जो लैटविया है ना, लैटविया, इसमें जो है ज्यादा है, लगभग 1190 मान चलो 1190 है। ठीक है, यानी 1189 रहता है, ऐसे एग्जैक्ट बोले तो 1100 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1189। अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ 1189, यानी 1000 लड़का है और जिसमें से जो लड़की है वो कितना है? 1189। तो मतलब क्या है कि सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वो किसमें आ गया? 1189, यानी लैटविया का है। ठीक है, अब पूछता कभी कभी कम, सबसे कम लिंग अनुपात किसका है, तो सबसे कम जो है यूएई। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात सबसे कम है, लगभग यहाँ पे 400 में भी 68 है। 468 है शायद, देख लेना आपको एक बार। 468 यानी 1000 पुरुष में जो लड़की की संख्या 468 है। सोचो, तो लिंग अनुपात कम हुआ ना। मैंने क्या बताया, लड़की की संख्या कम होना मतलब लिंग अनुपात कम होना, लड़की की संख्या ज्यादा होना लिंग अनुपात कम होना। लैटविया में लड़की की संख्या 1189, इसलिए लिंग अनुपात ज्यादा हो गया। उसके संयुक्त अरब अमीरात में लड़की की संख्या कम, इसलिए लिंग अनुपात कम हो गया। तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश क्या कहते हैं? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। सबसे ज्यादा लैटविया। इस क्वेश्चन ने पूछ रखा है निम्नलिखित देश में किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो आंसर लगाएंगे डी, लैटविया। क्लियर है, लिंग अनुपात का मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष में लड़कियों की संख्या कितनी है, उसको हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 18 हम लोग को पूछ रखा है, मानव विकास सूचांक को किसने विकसित किया।
बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो डॉक्टर महबूबुल हक है, इन्होंने जो प्रस्तुत किया था मानव विकास सूचांक, ये कहाँ के थे? तो आपको याद रखना है, ये पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान, याद रखेंगे। मानव विकास सूचांक को किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर महबूबुल हक। मानव विकास को किसने विकसित किया, प्रस्तुत किया? अलग अलग तरह से पूछता है, तो हम लोग को लगाना है डॉक्टर महबूबुल हक। ऑप्शन जितने बच्चे ये लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन 19 पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो कृषि है, जाहिर सी बात है, जो कृषि है ये प्राकृतिक क्रिया, मतलब प्राकृतिक की देन है, प्रकृति द्वारा हमें हासिल हुआ है कृषि, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। जो शिकार करते हैं, जंगल में लोग जो जाते हैं ना शिकार वगैरह करने के लिए, चिड़िया पकड़ते हैं, पक्षी पकड़ते हैं, या फिर कोई जानवर पकड़ते हैं और लेके आते हैं खाने पीने के लिए, तो आखेट जो है ये भी हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। वानिकी भी जो है प्राथमिक क्रियाकलाप होगा। इनमें से सभी हम लोग को फाइनली डी पे राइट लगाना। जितने बच्चे आंसर डी लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिएगा, कह रखा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इनमें से जो रोपण फसल कौन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, जो कॉफी है ये रोपण फसल बिल्कुल है। रोपण फसल में वो फसलें आते हैं जिसको मतलब लगाने से ज्यादा मुनाफा लोग कमाते हैं, ठीक है, और इसकी जो है मांग भी ज्यादा होती है। जैसे कॉफी में काफी फायदा होती है, ये काफी महंगा मिलता है। उसके बाद गन्ना, ये भी काफी महंगा होता है। रबर, है ना, तो ये सारे जो रोपण फसल की किस्म के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन गेहूं जो है ना काफी सस्ता हो जाता है, गेहूं को जो है ना इतना पूछता नहीं लोग, गेहूं जो है रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आएगा, तो आंसर हम लोग को सी पे राइट लगाना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो देखो पशुचारण यानी ये प्रकृति से जो है, प्रकृति की देन है। और मैंने बताया आप लोग को कि जो भी प्रकृति की देन है, प्रकृति से जो भी हम लोग फायदा उठाते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। जैसे खेती करना प्रकृति से उठाते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया। मछली पालना प्रकृति से मिल रहा है। पशु पालना प्रकृति से। खोद करके लोहा वगैरह अंदर से निकालना, सोना चांदी निकालना, ये जो खुदाई जो हो गया ये भी प्रकृति से हम ले रहे हैं, ठीक है। यानी प्रकृति की चीजों का डायरेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं अपने कामों में, वो हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप होगा। तो पशुचारण ये प्रकृति की चीजें हैं, हम तो पशु बनाते नहीं है जी, तो प्राथमिक क्रियाकलाप लगाएंगे। आंसर हम लोग को ए पे लगाना है ना। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 22, कोलकाता पत्तन जो है वो किस नदी पर स्थित है? गंगा, बोलो गंगा नहीं है, गंगा में तो कोलकाता है ही नहीं, गंगा तो बिहार में जी, बाद में गया है। कह रहा कि हुगली, हुगली होगा? नहीं होगा, तो क्या होगा? हुगली तो लगाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो ध्यान से, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? बताओ, क्या दामोदर होगा? नहीं होगा। यमुना, ये तो यमुना दिल्ली में है, प्रमुख नदी आगरा, आगरा में है, आगरा और दिल्ली की, जो कि ताजमहल यमुना नदी किनारे है। गंगा तो अपना पटना जो है गंगा नदी किनारे है, लेकिन कोलकाता ये हुगली नदी किनारे है। आंसर हम लोग को सी पे राइट लगाना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रखा है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्थरों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? बताओ 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे? पूर्वी तट पर पूछ रखा है, तो आप लोग को जो राइट लगाना है वो लगा देना है पारादीप, जो कि भारत के पूर्वी तट पर है पारादीप, ठीक है। ये कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? याद रहेगा आप लोग को, उड़ीसा, ठीक है। और जो कांडला है ये गुजरात में है। कांडला कहाँ है जी? गुजरात में है कांडला। और बात की बात करें, मरगांव जो है ये गोवा में है, मे बी, है ना, देख लो एक बार, ये गोवा में है। मुंबई तो आपको नाम से ही दिख रहा है ये मुंबई में है, ठीक है। तो ये मुंबई, ये कांडला, ये पश्चिम वाला हो गया। मरगांव गोवा ये भी पश्चिम वाला हो गया। पारा महाद्वीप जो कि उड़ीसा में, ये आपके पूर्वी बंदरगाह हो जाएगा। तो आंसर हम लोग को डी पे राइट लगाना है। आगे देखिएगा, टोटल जो है प्रमुख 12 बंदरगाह है। टोटल कितने हैं? 12 बंदरगाह, ये भी याद रखना आप लोग को। चलिए आगे देखिए, कह रहा हम लोग को निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? आप सभी को पता होना चाहिए, जो ताजमहल है वो उसके मतलब ताजमहल जो कौन सी नदी किनारे स्थित है? यमुना। और यमुना को जो सबसे प्रदूषित मानी जाती है, दिल्ली की सबसे गंदी नदी जो है यमुना के नाम से है। ये कहाँ पे है? बोलोगे दिल्ली और आगरा की प्रमुख नदी है यमुना, है ना। आंसर हम लोग को डी ए पे लगाना है, यमुना सबसे गंदी नदी है, प्रदूषित नदी है। कह रहा 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारक है? आप सभी को पता होना चाहिए अम्ल वर्षा क्यों होता है। जब वायु में कई प्रकार के गैस जाते हैं, उन गैस की वजह से बारिश से रिएक्शन होता है और अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। तो बोलोगे जल प्रदूषण, जल प्रदूषण तो अम्ल वर्षा नहीं होता है, बल्कि वो वायु होता है, वो जल को प्रदूषण करना है, उसके बाद अम्ल वर्षा होता है, जल प्रदूषण नहीं होता है। यानी जल को प्रदूषण करता है, ठीक है, जल प्रदूषण से अम्ल वर्षा नहीं होता। ध्वनि प्रदूषण, आवाज से तो कोई मतलब नहीं है, बचा 2 ऑप्शन इधर। भू प्रदूषण तो होगा नहीं। वायु प्रदूषण, यानी वायु में जो है आप दूषित गैस फैला देंगे और जब बारिश होगा
और बारिश जो होगा तो वायु से ही ना आएगा, आपके आसमान से जो बारिश आपके पास जो आएगा तो वायु से होकर आएगा ना। तो इस बीच में अगर वायु गंदा रहेगा तो वायु तो वर्षा से मिला, अब जब पानी से मिलेगा तो पानी को तो गंदा करेगा, प्रदूषित करेगा। तो पानी को प्रदूषित करके क्या बनाता है, अम्ल वर्षा बनाता है। अगर आपका वायु गंदा रहेगा, वायु में अवांछित ऐसे पदार्थ, दूषित गैस रहेंगे जो अम्ल वर्षा को पैदा करते हैं, ठीक है। और वायु ही जो है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कह रहा हम लोग को नावांगी क्या कहते हैं, नामामी गंगे कार्यक्रम किस नदी, ये तो मुझे थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। 27 क्वेश्चन कह रहा हम लोग को हीराकुंड परियोजना जो है कहाँ पे, हीराकुंड परियोजना आप सबको पता होगा। हीराकुंड ये तो उड़ीसा में, हीराकुंड परियोजना कहाँ पे, ये उड़ीसा लगा देना हम लोग को। 27 का आंसर ए, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे आंसर लगा रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग 28, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की नदी है। चलो बताओ दक्षिण भारत की, ये देखो ये भारत है, ये दक्षिण भारत है ना, इधर वाला भारत जो वो उत्तर भारत है। अब बताओ हुगली होगा, दामोदर, गंगा, गंगा तो ऊपर में आ गया, नहीं होगा। हुगली बोलोगे, हुगली इधर नहीं है। चलो कृष्ण, दामोदर, बताओ 28 दामोदर और कृष्ण दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, कृष्ण लगा देना है। कृष्ण नदी जो है ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। तो आंसर हम लोग को डी पे राइट करना है, क्या लगा देना है, ऑप्शन जितने बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 29 क्वेश्चन का हम लोग को, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। बताओ खनन नगर कौन नहीं है, बोलोगे पटना तो कोई खनन नगर नहीं है, रानीगंज ये तो कोयला के लिए माना जाता है, झाड़िया कोयला के लिए, खेतरी ये सब खनन नगर है, बट पटना आज तक पटना में कुछ खनन नहीं मिला। चलो आगे देखो क्वेश्चन कह रहा हम लोग को, सिंगरेनी, सिंगरेनी, चलो रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में कोयले खदान है, सिंगरेली जो कि मे बी एमपी की है शायद, है ना, सिंगरेनी। बताओ ये क्या है, खनन नगर है, ये कोयला का खदान है तो जाहिर सी बात है ये खनन नगर होगा। ये शायद मध्य प्रदेश की है ना, मध्य प्रदेश, आप कंफर्म कर लो, मध्य प्रदेश की कोयला के खान है सिंगरेनी। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, रबी फसल की बुआई कब होती है, रबी फसल की बुआई। चलो 31 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट से बताओ, रबी फसल की बुआई, हाँ रबी फसल की बुआई जो होती है अक्टूबर से नवंबर तक, कब होती है, अक्टूबर से नवंबर। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, गेहूं फसल जो उदाहरण है वो किसका है, गेहूं जो है वो किस फसल का उदाहरण है, जायद नहीं होगा, इनमें सभी खरीफ नहीं होगा, रबी लगा दो, गेहूं जो है रबी फसल का उदाहरण है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या क्या लगा देना हम लोग को, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। जाहिर सी बात है आप सबको पता होगा, गोवा तो हटा दो, महाराष्ट्र भी नहीं होगा, केरल नहीं, पश्चिम बंगाल जो सबसे अधिक चावल करता है, लेकिन केरल भी हो सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट से, नहीं केरल नहीं, पश्चिम बंगाली जो सबसे आगे है, बस बांग्ला जो है, बंगाली जो है ना खाली खाना खाता है, पूरा मछली चावल मिल जाए एकदम पूरा दिन मजे मजे, तो चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। चलिए तो क्वेश्चन 34 देखिएगा ध्यान से, कर हम लोगों को, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है। तो क्या उड़ीसा लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाना है, झारखंड भी नहीं लगाना है। सबसे अधिक जो है कपास की उत्पादन जो गुजरात में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन ए पे राइट लगाना है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन जितने बच्चे ये लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। कर हम लोग को, निम्न में से किसमें टैनिंग पाई जाती है, इनमें से किसमें जो है टैनिंग पाई जाती है। तो टैनिंग चाय में, कपास में नहीं, यहाँ पे चाय में पाई जाती है टैनिंग, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को ए पे लगाना है। 35 में क्वेश्चन जितने चाहिए लगा रखो बिल्कुल राइट होगा, काफी समय हो गया, हम लोग जल्दी करना है। चलो 36 नंबर क्वेश्चन करा है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो मीटर गेज रेल लाइन 1.5, 1.7, 1.6 आप सबको पता होना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या लगाना है, 1.6 मीटर होती है मीटर गेज रेल लाइन की लंबाई, ठीक है, सॉरी चौड़ाई, ठीक है। जो मीटर गेज रेल लाइन होती है, इन बीच के, इसकी बीच की पटरियों की बीच की जो दूरी होती है ये 1.6 मीटर होती है। कितने होती है, ये 1.6 मीटर होती है, ठीक है, यानी एक पटरी से दूसरे पटरी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग को बी पे लगाना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37, विश्व व्यापार संगठन जिसको कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो सभी को पता होना चाहिए 1995। ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को बी पे लगाना है, जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं 37 का बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 1995 का विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। चलो 38 क्वेश्चन कर हम लोग को, विश्व व्यापार WTO का मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क, जेनेवा, नई दिल्ली। बताओ 38 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली। चलो नई दिल्ली कहां से लगाना आप लोग को, नई दिल्ली नहीं लगाना है, वियना या फिर जेनेवा या फिर क्या कहते हैं कि न्यूयॉर्क। 38 नंबर क्वेश्चन, चलो बिल्कुल जितने बच्चे आंसर सी लगा रखो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39,
क्या कहते हैं, आबादान उदाहरण जो है किसका है, तेल पत्तन का, सवारी पत्तन या फिर पैकेट या फिर नौसेना पत्तन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलो आवादान जो है तेल पत्तन का उदाहरण, आंसर हम लोग को ए पे राइट करना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृत नगर है? तो मक्का, जेरूसलम, वाराणसी, ये सभी जो है सांस्कृत नगर के नाम से जानते हैं, यानी धार्मिक नगर को हम लोग सांस्कृत नगर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 41 का हम लोग को सड़क के सहारे पर किस प्रतिरूप की बस्ती होगा? एक मान लो सड़क है, ठीक है, सड़क है, इस सड़क में क्या होगा, बस्ती जो होगा वो रेखीय होगा, ठीक है, किस तरह होगा, रेखीय, यानी जिस प्रकार से सड़क जाएगा उस प्रकार से बस्ती का निर्माण करते जाएगा। तो हम लोग को लगाना है आंसर बी, क्या होगा, रेखीय। बिल्कुल जितने बच्चे बी लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है हम लोग को मेगालोपोलिस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 का हम लोग को राइट लगाना है ऑप्शन, जितने बच्चे डी लगा रखो विशाल नगर, करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं विशाल नगर, ह्यूज सिटी, किसको, मेगालोपोलिस को, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पूछ रखा है 43 नंबर क्वेश्चन, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती इनमें से कौन है? विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती, 43 नंबर क्वेश्चन लगाना हम लोग को, लंदन जो है विश्व के प्रथम नगरीय बस्ती। जितने बच्चे बी लगा रखे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। बिग इंच संबंधित किससे? बिग इंच एक पाइपलाइन है, ठीक है, जो कि पेट्रोलियम का परिवहन करता है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है, किसका, पेट्रोलियम का परिवहन करता है। जितने बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। कभी कभी तरल पेट्रोलियम, तरल पेट्रोलियम नहीं लगाना, सिर्फ पेट्रोलियम। कह रहे हैं हम लोग को भारत का सबसे कम साक्षरता राज्य किसमें है? तो अपना बिहार जो है वो सबसे कम साक्षरता है। इसको साक्षरता करना है आप लोग को, क्लास को शेयर वगैरह करो और बच्चों को जोड़ो ताकि सब कुछ साक्षरता बने। चलो क्वेश्चन नंबर 46 कर हम लोग को, निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखो जब सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक पूछता है, सबसे कम पूछता है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार अपना बिहार जो है सबसे आगे हो गया जनसंख्या में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम पूछ रहा तो कम में हम लोग को अरुणाचल प्रदेश लगा देना है, आंसर ए पे लगाना है, ठीक है। क्या लगा देना है? अरुणाचल प्रदेश। और बात करें सबसे अधिक तो बिहार, और सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सिक्किम की है ना। तो सबसे कम सिक्किम की, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार के। घनत्व में पूछे ज्यादा बिहार, घनत्व में कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ ज्यादा जनसंख्या पूछे तो यूपी, और सिर्फ कम जनसंख्या पूछे तो सिक्किम। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि जो है कितनी है? बताओ फटाफट से। 47 नंबर क्वेश्चन पूछ रहेगा कि प्रत्येक वर्ष जो है जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी होती है? 1.64% जो है प्रत्येक साल जनसंख्या में वृद्धि होती है। आगे देखिए कह रहा है हम लोग भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? सबको पता होना चाहिए। रोजगार के लिए पुरुष प्रवास करते हैं, शिक्षा के लिए करते हैं, व्यवसाय के लिए कर सकते हैं, ये सभी जो है बिल्कुल सही आंसर जाएगा। बिल्कुल जब सभी को आपको डी पे राइट लगाना है। 49 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत आपको बताना है। साक्षरता मतलब बताया जाए आप लोग को, साक्षरता मतलब जो पढ़ सके, लिख सके और समझ सके थोड़ा बहुत। ये डिग्री से कोई मतलब नहीं, डिग्री होना चाहिए मैट्रिक, इंटर या फिर क्लास 8, 9, 10 का, तो भी वो साक्षरता कहलाएगा। ऐसा नहीं है बस लिख सके, पढ़ सके और समझ सके, उसको कहते हैं साक्षरता। कितना प्रतिशत? 49 क्वेश्चन देखो ध्यान से। चलो 49 का ऑप्शन हम लोग को सी लगाना है, 74.04%। जितने बच्चे आंसर सी लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो भारत में जनगणना का महान विभाजन जो है कब हुआ था? बताओ फटाफट से। भारत में जनगणना का महान विभाजन 50 नंबर क्वेश्चन 1921 में कब हुआ था? 1921 में जनगणना का जो है महान विभाजन हुआ था, याद रखेंगे। और इस टाइम पे सबसे कम जनसंख्या हुआ था, इस टाइम पे सबसे कम जनसंख्या हुआ था 1921 को, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रखते हैं हम लोग भारत परिसंचरण की धमनियां संबंधित किससे? ये तो आपका लगा देना रेल मार्ग, इनमें सभी सड़क मार्ग, जल मार्ग। चलो ये ऑप्शन डी पे लगेगा। हालांकि ये जो बायोलॉजी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, रेल मार्ग से। तो आंसर हम लोग को डी पे राइट लगना है। आगे देखो कह रहा है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक रेड जेल, ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट करना है। मानव भूगोल का संस्थापक रेड जेल। जितने बच्चे आंसर ए लगा रखो 52 का बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेड जेल ने ही कहा था मानव स्थिर और पर्यावरण के बीच का संबंध है, यानी मानव अपने पर्यावरण के आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके अपने जीवन यापन करता है, ठीक है। इसको कहते हैं मानव भूगोल। जितनी भी आसपास की चीजें, प्राकृतिक चीजों का आप अपने काम में इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। यह है रेड जेल का कहना।
मात्रात्मक क्रांति संबंधित किससे? मानव भूगोल से। मात्रात्मक क्रांति भौतिक भूगोल से, मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से। बताओ फटाफट से 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? चलो जी 53 नंबर क्वेश्चन देखो, मात्रात्मक क्रांति का संबंध जो है मानव भूगोल नहीं लगाना है, भौतिक भूगोल ही लगा देना हम लोग को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी तो भारत का स्थान जो पहला बन चुका है, भारत का स्थान पहला बन गया था, पहले दूसरा था, तो 54 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या लगाना है? चलो 54 नंबर क्वेश्चन का, वेरी गुड, 54 का जितना बच्चा आंसर ए लगा रखो, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोग को, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रवासी जो नए स्थान पे जाते हैं उसको क्या कहलाते हैं? 55 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उसको अप्रवासी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको अप्रवासी कहते हैं। हम लोग को आंसर ए पे राइट करना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोग को, कह रखा है विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? 60% भाग एशिया में निवास करती है विश्व का, ठीक है। आंसर बी पे हम लोग को राइट लगाना। आगे देखिए, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? 1% भाग जो है अलवणीय है। आंसर डी लगाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 57 का जितने बच्चे अलवणीय है, अच्छा पीने लायक 1% है, अलवणीय में भी 3% होना चाहिए। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। 1% जो है अलवणीय है। चलो आगे, सॉरी 1% जो पीने लायक है और 3% अलवणीय है। कर हम लोग को निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? इनमें से कौन जो कि धात्विक खनिज है? तो ध्यान दीजिएगा, लोहा, तांबा, ये सभी जो है धात्विक खनिज है। आंसर डी पे हम लोग को करेक्ट लगाना है। आगे देखिए, बेलाडीला प्रसिद्ध है वो किस चीज के लिए? बेलाडीला 59 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। चलो बेलाडीला जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क। आंसर ए पे हम लोग को करेक्ट करना है। कर हम लोग को कि गुरु महिसानी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग से बन पाएगा? बताओ। गुरु माहिनी खान, गुरु क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रखा है, गुरु माही सनी खान जो ये लौह अयस्क के लिए, किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोग को, बॉक्साइट उत्पादन में आगे कौन है? आगे तो उड़ीसा ही लगा दो, यहाँ पे आगे जो है वो उड़ीसा लगा दो। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर चलो ए पे राइट करना है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा हम लोग, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय अनवीकरणीय जो कि ऊर्जा के स्रोत है। अनवीकरणीय में क्या होते हैं? जो अनवीकरणीय मतलब जो एक बार इस्तेमाल किया उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। नवीकरणीय में क्या है? एक बार करें, 1000 बार करें, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जल का इस्तेमाल आप कई बार कर सकते हैं, जल कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन पेट्रोल का इस्तेमाल एक बार किए खत्म। हालांकि दोनों प्राकृतिक है, कोयले का इस्तेमाल एक बार किए खत्म, यानी जो एक बार इस्तेमाल किया खत्म हो गया वो कहते हैं हम लोग उसको अनवीकरणीय। और जिसको हम खत्म नहीं कर, जैसे जल को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, हवा को भी खत्म नहीं कर सकते हैं, ये सब है नवीकरणीय। कुछ तरह का कौन ऊर्जा का नवीकरणीय है? तो पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, कोयला भी खत्म होगा, प्राकृतिक गैस भी खत्म होगा, लेकिन सौर ऊर्जा, सूरज के रोशनी खत्म नहीं कर सकते हैं, तो सूरज की ऊर्जा जो होगा ये नवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है कि कलपक्कम किस राज्य में है? कलपक्कम की बात पूछ रखा है, बताओ फटाफट से। 63 नंबर क्वेश्चन क्या लगाओगे? कलपक्कम, वेरी गुड, ऑप्शन ए लगा देना, तमिलनाडु में है। कहाँ पे ये? तमिलनाडु में है। जितने बच्चे आंसर लगा रखो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, पंपास जो है, पंपास कहाँ है? ये पंपास आपको दक्षिण अमेरिका में राइट कर देना है। आंसर हम लोग को ए पे करेक्ट करना है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रखा हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंगम जो है, बर्मिंगम ये कहाँ पे है? बर्मिंगम ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत। 65 नंबर क्वेश्चन। चलो जी 65 का आंसर लगा देना है, ग्रेट ब्रिटेन में लगा देना है। बर्मिंगम जो है वो कहाँ पे है? ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाओगे तो इस्पात बन जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे करेक्ट लगाना, जिसको हम स्टील कहते हैं। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो परिवहन है ये भी तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, सेवाएं भी है, उसके अलावा संचार भी, ये सारे को हम लोग तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रख सकते हैं। आंसर डी हम लोग को राइट करना है। लाल कलर का संबंध किससे है? लाल कलर की बात करिए, पंचम क्रियाकलाप से रख दो, ठीक है। ये किससे है? पंचम क्रियाकलाप। आंसर हम लोग को डी पे करेक्ट लगाना है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोग को, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो है कब चली थी? तो सबको पता होना चाहिए, सबसे पहली जो रेल चली थी 1853 को भारत में, और विश्व में चली थी 1825 को, जो कि लंदन में चली थी, ठीक है। तो विश्व में पूछा रखा 1825, भारत में बोले तो 1853, और अपना बिहार में पूछे तो 1860। देखिए इसको मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया। विश्व का सघनतम रेल तंत्र जो पाया जाता है वो
कहाँ पाया जाता है? ये सघनतम जो है उत्तरी अमेरिका लगा दो, ठीक है। कहाँ पे सबसे अधिक रेल की जाल है? वो उत्तरी अमेरिका। आंसर डी पे लगाना है। 17 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे डी लगा रहे हो, चलो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बताओ आप लोग यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट अगर कर लिए हैं तो बताओ फटाफट से 70 में से आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाए, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दी जा रही है, आप लोग सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को उतार लीजिए और इसको आप लोग को होमवर्क बनाना है, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका ऐड नहीं किया मैंने, चलो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। तो फिलहाल आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग इसका सोल्यूशन कर पाए। इस क्लास को आप लोग लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और क्या कहते हैं कि जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर लिए ताकि आपको आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।